तो 400 किलोमीटर दूर चल के आया हूँ नेक्सन ड्राइव करने। इनिशियल रिव्यू सा ही होगा ये पूरा वीडियो, इसमें कोई ऐसा खास रिव्यू वगैरह कुछ नहीं है, बस इनिशियल मेरे जो भी इंप्रेशंस है गाड़ी चलाते वक्त वो है। शुरू करते हैं। हाइट एडजस्ट से कर लिया है मैंने अपने हिसाब से, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। सिटिंग पोजीशन से थोड़ा इको स्पोर्ट की याद आ रही है, थिक ए पिलर है थोड़ा, और वही सिटिंग पोजीशन वगैरह के हिसाब से। 3 मोड है, इको स्पोर्ट सिटी, तो सिटी में चल रहे हैं तो सिटी पे सिटी ड्राइव मोड इज एक्टिवेटेड। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। चलो शुरू करते हैं। चलो अच्छा पिकअप है। 3 साल पहले अगर ये गाड़ी अगर आप देखते, जब ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन हुआ था, अगर सड़क पे आप देखते तो आप नहीं कह पाते कि ये टाटा की कार है या टाटा ऐसी कार बना सकता है। लेकिन फिर टियागो और टिगोर और हेक्सा की डिज़ाइन देख के हम बिल्कुल डेफिनेटली यकीन कर सकते हैं कि हाँ, ये टाटा ऐसी कार्स भी बना सकता है। डिज़ाइन अच्छी लगती है सामने से देखने पे, आगे से देखने में तो बहुत ही बड़ा चंकी लुक देती है। बाकी दूसरे एंगल से देखने पे शायद इतना ज़बरदस्त व्यू नहीं आता है, लेकिन फिर भी अच्छी है डिज़ाइन, कोई कमी नहीं लगती है डिज़ाइन में। देखते हैं इको स्पोर्ट का नया वेरिएंट कैसा आता है, उसके हिसाब से भी डिज़ाइन पे काफ़ी इम्पैक्ट या काफ़ी असर पड़ेगा कि लोग किस नज़रिए से देखते हैं। इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें तो आपको कई जगह शेर बना हुआ दिखेगा, कई जगह चीता बना हुआ दिखेगा, और कई जगह हॉर्स पावर तो फिर है ही। हॉर्स पावर की बात करें तो 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। 1.2 का पेट्रोल इंजन, 1.2 एग्जैक्टली वही जो टिगोर में लगा है, लेकिन उसमें टर्बो डाला गया है, और भैया इंजन वही है जो हम चला रहे हैं, मज़ा आ रहा है। उसके बाद दूसरा इंजन जो है वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अब यहाँ पे भी वही इंजन यूज़ किया गया है, 1 लीटर वाला टिगोर वाला, लेकिन उसमें एक और एक्स्ट्रा सिलेंडर डाला गया, यानी कि अब वो 4 सिलेंडर हो गया और वो 1.5 लीटर उसकी कैपेसिटी हो गई है। डीजल चलाने को नहीं मिल पाया, लेकिन पेट्रोल की ये बात करेंगे कंप्लीटली। पेट्रोल इंजन जो है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि एकदम से जर्क आता है, एकदम से गाड़ी जो है पिकअप लेती है, और मज़ा आ रहा है अभी तक का। मैंने स्पीड, हाईएस्ट स्पीड अभी तो 50-60 की है, तो अभी आगे चलते चलते और इसके बारे में बताऊंगा आपको। अगला पॉइंट है इंफोटेनमेंट यूज़। एक शानदार टच स्क्रीन दी गई है, मेरे ख्याल से ये 7 इंच या समथिंग अराउंड 7 इंच के आसपास की टच स्क्रीन है। पहली बात, मैंने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा, इंजन कितने न्यूटन मीटर दे रहा है, क्या दे रहा है, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लग रहा है ये पेट्रोल का इंजन जो है वो लगभग 160 से लेके 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगभग शायद दे देगा, जैसा कि इनिशियली मुझे लग रहा था। और याद भी मुझे ये आ रहा है, मुझे फिगर्स नहीं याद, मैं यहाँ वीडियो में मेंशन कर दूंगा। उसके बाद में इंफोटेनमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है थोड़ी सी देर मैंने चला के देखा, और इसमें मुझे हर चीज़, आपकी गाड़ी की ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पे डिस्प्ले होगी। अगर मैं एसी नॉब के टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं सिटी ड्राइव इको मोड पे ले रहा हूँ, जो कि मुझे MID के ऊपर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे। उसके बाद में विजुअल के अलावा वॉइस से भी बता रहा है। उसके बाद में पार्क असिस्ट का एक बढ़िया शानदार फीचर दिया गया, यानी कि जब आप रिवर्स लेंगे गाड़ी को तब तो कैमरा ऑन होगा ही, यहाँ एक पार्क असिस्ट बटन है, वो दबाओ और आपका कैमरा यूं ही ऑन हो जाता है। जैसे अभी गाड़ी चल रही है तो अभी वो यूं ऑन रहेगा, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। उसके बाद ईज़ ऑफ यूज़, मतलब मेरा हाथ, मैं एक एवरेज 5.8 इंच का पर्सन हूँ, और मुझे अच्छे से हाथ पूरा मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम के एंड तक पहुँच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी कोई नहीं है कि रीच नहीं कर पाएगा या कोई भी, तो कोई छोटा है, यानी कि 5.5 की हाइट की भी है, तो भी आसानी से आपका हाथ जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम पे पहुँच जाएगा। प्लस जो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ लगी वो ये कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी है, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस दिए गए हैं लेकिन ईजी एकदम, एंड्रॉयड ऑटो दिया गया है आपको, और कई मेन बटन जो ऐसे जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, जैसे कि गाड़ी का ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो यहाँ बटन दे दिया गया नीचे, फिजिकल बटन। बैक जाने के लिए फिजिकल बटन है, ट्रैक आगे पीछे करने के लिए फिजिकल बटन है, आपके पास स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स अवेलेबल है। उसके बाद में आपका होम बटन, अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की होम बटन पे जाना है तो आपके पास वो अवेलेबल है, और बस अच्छे सारे बटन दिए गए हैं। फॉग लैम्प्स का बटन जो है डैशबोर्ड में आया है, वो आपके स्टीयरिंग के आसपास का नहीं है। उसके बाद डैशबोर्ड में आता है बूट ओपनर जो है वो चलती गाड़ी में नहीं खुलेगा बूट। और उसके बाद बस यही कुछ बटन्स हैं। एक बटन एक्स्ट्रा छोड़ा गया है जहाँ पे अगर आप कुछ लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। अच्छा है एक्सपीरियंस ओवरऑल। ब्रेजा से कंपेयर करूँ तो मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, इको स्पोर्ट से तो काफ़ी बेटर लग रहा है इंटीरियर। अब इको स्पोर्ट और ब्रेजा की जब बात आई है तो बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी में यहाँ एक चीज़ जो है वो यूँ है कि मैं कैसे टेस्ट करूँ बिल्ड क्वालिटी, इसका कोई परफेक्ट वो नोशन नहीं है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से मैं हमेशा से जज करता आया हूँ उस हिसाब से ब्रेजा से तो बहुत बेहतर है बिल्ड क्वालिटी। लेकिन इको स्पोर्ट से बेहतर नहीं कहूँगा मैं इसे, चलो कह देते हैं कि बराबर है। अब नई वाली इको स्पोर्ट जब आए तब फिट एंड फिनिश देख के फाइनल चीज़ बताई जा सकती है कि फिट एंड फिनिश किसकी बढ़िया है। फिलहाल इको स्पोर्ट और
ये नेक्सन दोनों जो है वो बराबर की फिट एंड फिनिश मुझे लगती है, कहीं भी मुझे कुछ लूपहोल्स नहीं लगे। कुछ एक है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि फ्रंट वाइपर जो है दूसरा वाला पैसेंजर के सामने वाला, वो थोड़ा सा टेढ़ा है, जस्ट बिकॉज विंडशील्ड जो है उसका आकार ऐसा है। पीछे जब आप सीट बेल्ट टक करने के लिए जो छेद दिए गए हैं वो ऐसा लगता है कि बाद में बनाए गए हैं, पहले उन्होंने प्लान नहीं किया था कि वहाँ पे एक पॉइंट देना है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन ये निट पिकिंग ही होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छी चीज़ है, सारी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी बातें काफ़ी है गाड़ी में। मेन पॉइंट ये है कि गाड़ी में अच्छी बातें ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट जो है कम है। गाड़ी का ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, बहुत ही टाइट पार्किंग टाइप में जा रहा हूँ। अब देखो पार्क असिस्ट जो है वो बता रहा है कि आसपास की चीज़ें बहुत नज़दीक है। अब एकदम सीधा हो गया इसलिए नहीं बता रहा है ये। मैं स्टीयरिंग मोड़ता हूँ तो वो वार्निंग देना शुरू कर देता है। तो ग्लास एरिया ठीक है। हाँ, थोड़ी शुरुआत में दिक्कत हो सकती है आपको, कुछ छोटी कार से अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको लगेगा ऐसा कि मुझे परफेक्टली इधर उधर दिख नहीं रहा है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं है तो ऑन करो वही खुद से। थोड़े ग्रेन्स आ रहे हैं लेकिन परफेक्ट है दिखने में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रहे, अगर इस गाड़ी में कैमरा ना हो तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रियर विंडशील्ड जो है उससे भैया कुछ देखना नामुमकिन सा ही लगता है मुझे। तो अभी परफेक्ट लग रहा है मुझे। पार्किंग सेंसर थोड़ा नज़दीक ले जाएंगे तो शायद काम वार्निंग देना लगेगा। अभी तक तो कोई वार्निंग नहीं आई है पार्किंग सेंसर से, और आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि पीछे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। जब नज़दीक होगा तो यहाँ वार्निंग भी आएगी, प्लस यहाँ पे रेड स्ट्रिप्स भी आएगी कि किस लेवल की वार्निंग है। जहाँ रेड होगा और रेड दिखा देगा। चलो अब यहीं खड़ी कर देते हैं गाड़ी को, और बस यही है। पार्किंग ब्रेक जब खींचोगे तो यहाँ वार्निंग आ जाएगी, पार्क ब्रेक एंगेज। वेल, खाना वाना खाया। गाड़ी का लो एंड टॉर्क अच्छा है। देखो अभी मैंने क्लच वगैरह सबसे पाँव हटा रखा है और गाड़ी जो है चढ़ाई पे चढ़ पा रही है अपने आप। बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप हिल पे भी अगर गाड़ी को लेके जाना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग वगैरह वगैरह, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, हैंडलिंग, नॉइस, इंजन नॉइस या फिर राइड क्वालिटी, सब चीज़ों की। पहली चीज़ तो बताऊं, राइड क्वालिटी भैया एक्सीलेंट राइड क्वालिटी। टाटा से हर बार, अभी पिछली 5-6 कारों से तो मैंने एक्सेप्शनल राइड क्वालिटी देखी है, और मतलब अच्छा लग रहा है। उसमें राइड क्वालिटी में कोई कमी नहीं। गाड़ी की कंफर्टेबल सीट है, कुशनिंग सीट है, कुशनिंग अच्छी है, हाइट के हिसाब से भी अच्छी है। मैं 5'8" हूँ, मैंने जो सीट है सबसे ऊपर की तरफ कर रखी है। रविंद्र सर मेरे साथ बैठे हैं और रविंद्र सर की हाइट जो है 6 फीट के आसपास है सर। 6 फीट 4 इंच 6 फीट 4 इंच की हाइट है रविंद्र सर की, और रविंद्र सर भी सीट को एडजस्ट करके अपने हिसाब से कंफर्टेबली बैठ गए थे। तो उनके लिए भी जो है सीट की कुशनिंग अच्छी थी, तो परफेक्ट है वो चीज़। इंजन नॉइस की बात करते हैं। फिलहाल मैं चला रहा हूँ पेट्रोल, लेकिन टियागो और टिगोर का पेट्रोल भी अगर आपने देखा हो, जो कि सेम इंजन ब्लॉक है, बस टर्बो हटा दो, तो वो भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ कैबिन तक पहुंचा देता था। आवाज़ यहाँ पे भी आती है कैबिन तक, लेकिन एक्सेप्टेबल आवाज़ है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी लग रही है। और फिर उस हिसाब से मतलब इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ कंपेयर करो, जैसे कि ब्रेजा और इको स्पोर्ट, दोनों में आवाज़ जो है कैबिन तक पहुँच ही रही है। तो यहाँ कोई कंप्लेन में नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, क्या पता कम हो सकती थी आवाज़ या नहीं हो सकती थी। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है फिलहाल आवाज़ से। हैंडलिंग और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है ना, कोई मतलब बहुत ज़बरदस्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। Hyundai इतना लाइट नहीं है, एटलीस्ट वो अच्छी बात है। स्पीड पे वेट आ जाता है स्टीयरिंग में, अच्छी चीज़ है। हैंडलिंग की बात की जाए तो हैंडलिंग मुझे थोड़ी सी हाई स्पीड पे थोड़ी सी कम लगी। कारण ये भी हो सकता है इसके टायर थोड़े मोटे से थोड़े अलग हैं, तो मे बी शायद उसकी वजह से, या फिर क्योंकि गाड़ी में थोड़ा बॉडी रोल आ जाएगा। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो बॉडी रोल डेफिनेटली हल्का फुल्का तो आएगा ही, तो शायद उसकी वजह से। लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं अगेन कि वो आपका कॉन्फिडेंस लो कर दे गाड़ी चलाने वगैरह में, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छी है। मे बी आप वो पुरानी इको स्पोर्ट या एस्पायर या फिएस्टा जैसा आप कमाल की हैंडलिंग नहीं ले पाएँ, लेकिन अच्छी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्रेस और एग्रेस, ये चीज़ हमेशा अच्छी ही चीज़ रही है। मिनी एसयूवी जो भी हो, चाहे विटारा, ब्रेजा हो, इको स्पोर्ट हो, जो भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी भी नहीं है कि आपको यहाँ पे हैंडल पकड़ने के लिए, कुछ ग्रैब करने की ज़रूरत पड़े, नहीं, ऐसी भी कुछ नहीं है। आराम से इनग्रेस आउटग्रेस अच्छा है, नो प्रॉब्लम। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके बावजूद भी सिटिंग पोजीशन परफेक्टली फाइन है किसी भी मेरी हाइट के पर्सन के लिए भी। और सर आपको भी मेरे ख्याल से अंदर बाहर तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो बस वो भी ठीक था। एक थोड़ा सा अगला पॉइंट जो है वहाँ पे आपको मैं इशू बताना चाहूँगा। अब गाड़ी में अच्छाइयाँ और ठीक ठाक चीज़ें बता दी मैंने, अब थोड़ी इशू बताता हूँ। क्लच, अभी हो सकता है मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो प्रोडक्शन रेडी तो है, लेकिन शायद ये सेल कभी नहीं की जाए, तो हो सकता है यहाँ पे परफेक्टली वो चीज़ नहीं की हुई है। क्लच जब भी हम रिलीज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो रुक के आ रहा है, और उसके कारण गाड़ी में जर्क लगता है, यूँ झटका सा लगता है।
मे बी वो एकदम से पिकअप इसका ऐसा बन रहा है या क्या कारण है उसको मैं परफेक्टली नहीं डिफाइन कर पा रहा हूँ, लेकिन वो जर्क लग रहा है। अगर ये सच में जर्क लगता रहा तो ओवर द टाइम आपको गाड़ी की थोड़ी मेंटेनेंस जल्दी ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि तो कुछ ज़्यादा से जर्क लग जाता है। उसके बाद एक चीज़ ये कि क्लच जो है वो, और उसके पास में एक रेस्ट पेडल यानी कि डेड पेडल दिया गया है जहाँ पे अपना पाँव आप रेस्ट के लिए रख सकते हो। मेरा फुट साइज 9 है और 9 वाले के लिए भी वहाँ दिक्कत हो रही है। तो अगर आपका पाँव बड़ा है वहाँ आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कभी जो है आप डेड पेडल से टकरा रहे हो, कभी आप परफेक्टली उसे ऊपर नहीं ले पा रहे हो, तो हो सकती है प्रॉब्लम्स। आई होप ये क्लच वाला जो क्लच और डेड पेडल का जो गैप है वो तो चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये स्मूथनेस जो है क्लच की वो सुधर जाए जब गाड़ी शोरूम्स में भेजी जाए कस्टमर्स के लिए। अब एक चीज़ जो है वो मैं हाइट स्पीड टेस्ट किया, मैं अभी उसे रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आपको फिर से हाई स्पीड टेस्ट करके मैं बता देता हूँ। गाड़ी का इंजन एकदम से पिक करेगा, ये देखो बड़ी कमाल की स्पीड से पिक किया इसने, और 5400 पे इसकी रेड लाइन होती है जहाँ से आगे फ्यूल कट ऑफ हो जाता है। और उसके बाद लगभग 80-90 के पास पहुँचने के बाद इंजन जो है एकदम डेड सा फील करता है, बहुत धीरे से पिक कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब इंजन चाह रहा है, कुछ भी मतलब लो हो जाता है, आपको पता चलने लगता है कि ये 1.2 लीटर का इंजन है। तो अभी कोई कंप्लेन नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि आपका जो सेगमेंट की अदर गाड़ियाँ हैं उसमें शायद इको स्पोर्ट ही थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाए इस मामले में, तो वहाँ तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी 1.2 लीटर का इंजन है, इनिशियल पिकअप से आप ज़्यादा ही उत्साहित ना हो जाएं। एट एंड ये 1.2 ही रहेगा, थोड़ा टर्बो है इसलिए आपको इनिशियल जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहाँ पे एक्सेलरेशन फास्ट मिल जाएगा बस। तो बस ये चीज़ें हैं, कंप्लीट समअप किया मैंने अपनी इंस्टेंट जो मुझे चीज़ें फील हुई। कंप्लीट रिव्यू नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी कंप्लीट रिव्यू में, तो आपको ये मेरा कोई कंप्लीट रिव्यू नहीं है। हाँ, अगर कुछ आगे ऐसी कमियां मुझे लगी बाद में तो मैं ज़रूर एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इतनी ही। मैं इम्प्रेस्ड हूँ डेफिनेटली गाड़ी से, लेकिन अगर गाड़ी फॉल करे प्राइस ब्रैकेट जैसे 7 लाख से लेके 11 लाख के आसपास के ब्रैकेट में अगर ये गाड़ी रहे तो मज़ा है। अगर इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 12 लाख से ऊपर निकलती है तो फिर से सोचना पड़ेगा। और फिलहाल मैंने डीजल भी ड्राइव नहीं किया है, मतलब इतना ड्राइव नहीं कर पाया हूँ मैं कि कोई डिसीजन लेके आपको बता पाऊँ, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उस इंजन के बारे में। पर हाँ, क्योंकि सेम BHP है तो हो सकता है टॉर्क के कारण थोड़ा डिफरेंस आ जाए, जो कि मैंने कहा कि 80 से ऊपर की स्पीड जाने पर ये थोड़ा डेड फील होता है, शायद वो ना हो, बाकी तो सब चीज़ें सेम ही रहनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डेली मैं आपके लिए एक ना एक वीडियो लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग टाटा नेक्सन के बारे में सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।